सोचिए, एक ऐसा जीव जिसने उस महाविनाश को भी मात दे दी जिसने डायनासोर को धरती से मिटा दिया था। हम बात कर रहे हैं लेदरबैक समुद्री कछुए की। और आज ये प्राचीन जीव एक बहुत बड़ी और काफी विवादित बुनियादी ढांचा परियोजना के बिल्कुल केंद्र में आ गया है। आज के इस विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री के आधार पर ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित एक बहुत ही विशाल मेगा प्रोजेक्ट की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सोर्सेज में जो डेटा और तर्क दिए गए हैं उन्हें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझना है। तो चलिए इस पूरी स्थिति को डिकोड करते हैं। लेदरबैक सी टर्टल दुनिया की सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति है। स्रोत बताते हैं कि 6.6 करोड़ साल पहले जब एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया था, तब भी ये जीव किसी तरह बच गए थे। इनकी एक बहुत ही दिलचस्प आदत होती है, ये अंडे देने हमेशा उसी समुद्र तट पर लौटते हैं जहां इनका खुद का जन्म हुआ था। और भारत में इनका सबसे प्रमुख नेस्टिंग ग्राउंड ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलाथिया बे है। लेकिन चिंता की बात यह है कि स्रोत के मुताबिक इस दुर्लभ प्रजाति का वजूद अब एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। तो आज के हमारे विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे इस 81,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के स्केल से, फिर इसकी भारी पारिस्थितिक कीमत, शोम्पेन जनजाति पर मंडराते खतरे, मलक्का जलडमरू मध्य की भू राजनीति और अंत में इससे जुड़े प्रक्रियात्मक विवादों पर बात करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। 81,000 करोड़ रुपए का ये विशाल प्रोजेक्ट, ये कोई मामूली कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसका वित्तीय पैमाना वाकई में चौंका देने वाला है। इस डेवलपमेंट के 4 मुख्य पिलर्स हैं। इसमें एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, सेना और नागरिकों दोनों के इस्तेमाल के लिए एक ड्यूअल यूज एयरपोर्ट, एक 450 MVA का पावर प्लांट और एक कमर्शियल टाउनशिप शामिल है। स्रोत में दिए गए अनुमानों पर गौर करें तो इस टाउनशिप में करीब 3.5 लाख से लेकर 6.5 लाख लोगों को बसाने की योजना है। और हाँ, इसमें कैसीनो और रिजॉर्ट्स भी शामिल होंगे। 81,000 करोड़ रुपए के इस पूरे प्रोजेक्ट का पहला चरण 2028 तक चालू करने का लक्ष्य है, जो यकीनन इस द्वीप के वर्तमान परिदृश्य को पूरी तरह से पलट के रख देगा। दूसरा हिस्सा है भारी पारिस्थितिक कीमत। इतने बड़े स्केल के निर्माण के लिए पर्यावरण को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? स्वतंत्र शोधकर्ताओं के कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, विकास के लिए आखिर कितने पेड़ काटे जाएंगे? सरकारी अनुमानों की माने तो इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए लगभग 7.11 लाख पेड़ों की कटाई की जाएगी। अब 7 लाख का आंकड़ा खुद में ही बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन स्रोत सामग्री एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करती है। सरकारी आंकड़ों के उलट स्रोत में स्वतंत्र शोधकर्ताओं के अनुमानों का हवाला देते हुए बताया गया है कि असल में 1 करोड़ तक पेड़ काटे जा सकते हैं। 1 करोड़! और ध्यान रहे, ये कोई आम पेड़ नहीं है। इनमें से कई सैकड़ों साल पुराने हैं। ये अनछुए ट्रॉपिकल जंगल असल में एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं, जो वहां के स्थानीय तापमान को लगभग 2.41 डिग्री सेल्सियस तक कम रखते हैं। इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों का सफाया होने से न केवल गर्मी बढ़ेगी, बल्कि वहां बारिश के पैटर्न पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। यहाँ हम वहां की लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए जो विशिष्ट खतरे हैं उन्हें देख सकते हैं। गैलाथिया बे, जो लेदरबैक कछुओं का घर है, उसका मुहाना 3 किलोमीटर से सिकुड़कर सिर्फ 300 मीटर रह जाएगा। इसके अलावा स्रोत बताता है कि 16,150 से अधिक प्रवाल भित्तियां यानी कोरल कॉलोनियां नष्ट हो जाएंगी। सरकार हालांकि इन्हें रिलोकेट करने की बात जरूर कहती है, लेकिन वैज्ञानिक इसे लेकर काफी संशय में हैं, क्योंकि कोरल रिलोकेशन अभी भी एक अप्रमाणित विज्ञान है। और तो और निकोबार मकाक और मेगापोड जैसी अनोखी प्रजातियां जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, उनका घर भी खतरे में है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, शोम्पेन जनजाति पर खतरा। पर्यावरण के बाद अब जरा इस द्वीप के सबसे नाजुक आदिवासी समूहों पर पड़ने वाले मानवीय प्रभाव की बात करते हैं। ये सच में बहुत ही संवेदनशील तथ्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति की आबादी सिर्फ 29 दर्ज की गई थी। केवल 29। ये एक बेहद कमजोर समूह है जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहा है। स्रोत में ये गहरी चिंता जताई गई है कि जब बाहरी लोग इतनी बड़ी तादाद में वहां पहुंचेंगे तो ये आदिवासी ऐसी बीमारियों के संपर्क में आ सकते हैं जिनसे लड़ने के लिए उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इतिहास गवाह है कि ऐसे बाहरी संपर्क ने पहले भी पूरी की पूरी जनजातियों को खत्म कर दिया है। इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 13 अलग अलग देशों के नरसंहार विशेषज्ञों और सर्वाइवल इंटरनेशनल ने यूनाइटेड नेशंस को एक पत्र लिखकर सख्त चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ये परियोजना इस जनजाति के लिए मौत की सजा या जेनोसाइड के बराबर हो सकती है। हम यहाँ बस उन गंभीर अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को सामने रख रहे हैं जो ये साफ दिखाती हैं कि इस प्रोजेक्ट का मानवीय पहलू कितना ज्यादा नाजुक है। आगे बढ़ते हैं खंड 4 पर, मलक्का जलडमरू मध्य की भू राजनीति। चलिए अब इस पूरी बहस के एक बिल्कुल अलग पहलू को समझते हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे जो मुख्य रणनीतिक कारण दिया जाता है, आइए उसे स्रोत में दिए गए जियोपॉलिटिकल तर्कों के नजरिए से तौलते हैं। इंटरनेट पर अक्सर ये चर्चा होती है कि यह प्रोजेक्ट भारत को मलक्का स्ट्रेट को चोक करने यानी उसे ब्लॉक करने की ताकत देगा, जिससे चीन का व्यापार रोका जा सके। लेकिन स्रोत इस दावे की भौगोलिक सच्चाई पर सवाल उठाता है।
मलक्का का जो सबसे संकरा हिस्सा है, जिसे असली चोक पॉइंट कहा जा सकता है, वो सिंगापुर और मलेशिया के पास है, जबकि ग्रेट निकोबार अंडमान सागर में स्थित है और उस मुख्य चोक पॉइंट से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इसीलिए स्रोत का यह तर्क है कि ग्रेट निकोबार से सीधे तौर पर मलक्का को चोक करने वाली बात ज्योग्राफिकली थोड़ी भ्रामक हो सकती है। एक और बात, मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए चीन पहले ही कई कदम उठा चुका है। स्रोत के अनुसार अगर मान भी लें कि भारत किसी तरह मलक्का को ब्लॉक कर देता है, तो भी चीन के पास 6 अलग अलग वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं। इनमें म्यांमार की पाइपलाइनें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेंट्रल एशिया और यूरोप से गुजरने वाले जमीनी रास्ते और यहाँ तक कि आर्कटिक का पोलर सिल्क रोड भी शामिल है। हाँ, ये रास्ते चीन के लिए थोड़े महंगे जरूर पड़ सकते हैं, लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि महज एक चोक पॉइंट को ब्लॉक करने से पूरी चीनी अर्थव्यवस्था ठप नहीं हो जाएगी। और अब हमारा 5वां और आखिरी खंड, प्रक्रियात्मक विवादों का विश्लेषण। स्रोत ने सिर्फ पर्यावरण या स्ट्रेटेजिक दावों पर ही सवाल नहीं किए हैं, बल्कि उन प्रशासनिक विसंगतियों को भी पॉइंट आउट किया है जिनके तहत इस प्रोजेक्ट को कथित तौर पर इतनी तेजी से अप्रूवल मिल गया। ये अचानक हुए बदलावों का सिलसिला काफी हैरान करने वाला है। जो क्षेत्र 1997 से एक संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य था, जनवरी 2021 में अचानक उसका ये दर्जा खत्म कर दिया गया। स्रोत एक और बहुत चौंकाने वाला दावा करता है। 2020 के ऑफिशियल मैप्स में जहां तटीय कोरल रीफ्स बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, वहीं 2021 के नए नक्शों से उन कोरल रीफ्स को कथित तौर पर पूरी तरह से गायब कर दिया गया, ताकि प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने में कोई रुकावट न आए। यहाँ कुछ बहुत ही स्पेसिफिक प्रक्रियात्मक कमियों की बात की गई है जो स्रोत ने उजागर की है। किसी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए महीनों तक चलने वाला पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA महज 6 से 7 दिनों के अंदर पूरा कर लिया गया। वन अधिकार अधिनियम के तहत जिस समिति का गठन होना चाहिए था, उसमें पर्याप्त आदिवासी सदस्य ही नहीं थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वन भूमि डाइवर्जन के लिए जो मंजूरी ली गई, वो एक ऐसी ग्राम सभा से ली गई जिसमें एक भी स्थानीय आदिवासी निवासी मौजूद नहीं था। स्रोत के मुताबिक ये एक बेहद गंभीर चूक है। इन सब कड़ियों को जोड़ते हुए स्रोत का अंतिम दावा ये है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे की असली वजह सिर्फ मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक नहीं है, बल्कि काफी हद तक कमर्शियल है। इस 116 वर्ग किलोमीटर के प्रोजेक्ट में से 114 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा तो सिर्फ एक कमर्शियल टाउनशिप के लिए रखा गया है, जिसमें कैसिनो और बड़े रिजॉर्ट्स बनेंगे। स्रोत ये सवाल खड़ा करता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े कॉर्पोरेट फायदों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सिर्फ एक कवर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। हमने देखा कि एक तरफ विशाल निवेश और विकास के बड़े बड़े वादे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक सदियों पुराने इकोसिस्टम और इंसानी जनजातियों के हमेशा के लिए विलुप्त हो जाने का डर। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच का ये बैलेंस हमेशा से एक बेहद मुश्किल मुद्दा रहा है, और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इसका एक बहुत ही सटीक और ज्वलंत उदाहरण है। स्रोत से जो भी तथ्य निकलकर सामने आए हैं, उनसे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये पूरा मुद्दा एक गहरी और विस्तृत सार्वजनिक बहस की मांग करता है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और हर जानकारी के हर पहलू का विश्लेषण करते रहें।